हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के साइंस वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। मेरे दोस्तों, अगर इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक अगर आपने डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करिए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए। मैंने बहुत अच्छे से इसका पीडीएफ तैयार किया है, तो जाइए और उसको डाउनलोड करिए। और अगर वहाँ से डाउनलोड होने में प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप लक्ष्मी बिगावाला विकास में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ सबसे आगे प्रोवाइड करता हूँ, तो जाइए उसको ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऐसा पीडीएफ आपको कहीं भी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है जो कि मैं अपने हाथों से लिख के बना रहा हूँ। और इस बार बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका पोस्ट है 21,391 पद है। तो इस बार अगर सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल एकदम बने रहिएगा। लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और 2023 में ले लेंगे सिलेक्शन। जवानी की कहानी उसको कहते हैं। सबसे पहले आती है द्रव्य और पदार्थ आती है। द्रव्य दो प्रकार के होती है, एक तो द्रव्य होती है मैटर होती है, और दूसरा होती है द्रव्य मतलब लिक्विड होती है। तो दोनों तरफ में लिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। एक तो लिखा था द्रव लिखा था और दूसरा लिखा था द्रा और अथवा और या लिखाती है। तो द्रा अथवा या वाला लिखाती है वो मैटर लिखाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस कहते हैं। और एक तो होता है जो द्रव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड कहते हैं। अब चलिए बुक में क्या देती है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होती है एवं जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी, इन सब चीज़ों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होती है, वेलोसिटी होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्रव्य कहते हैं, यानी मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ के मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड होती है और लिक्विड होती है और गैस होती है। सॉलिड कुछ इस तरह से दिखती है और लिक्विड कुछ इस तरह से दिखती है और गैस भी कुछ इस तरह से दिखती है। अब इससे आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ठोस द्रव गैस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसी चीज़ में होगा तो वो गैस में होगा, क्योंकि गैस का जो अणु होगा वो एकदम फाइलिक फाइलिक की तरह होगा। और अगर डेंसिटी, अगर घनत्व की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व मतलब कि डेंस सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा डेंस होगा सॉलिड। सॉलिडिटी एंड इल्यूजन, जो कि फिजिक्स की दुनिया का एक फेमस कोट भी है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आंतरिक आणविक आकर्षण बल, तो आंतरिक आणविक आकर्षण बल किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो वो होगा ठोस का होगा। अंतर आणविक स्थान की अगर बात करें तो अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो वो गैस में होगा। प्रात्यास्था की बात करें तो प्रत्यास्था सबसे ज़्यादा ठोस में होगा। समंजक बल सबसे ज़्यादा ठोस में होगा और विसरण जो होगा वो गैस में होगा। अब आगे बात करते हैं, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता, ये बिल्कुल ध्यान रखेगा। अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी चीज़ में क्या कहते हैं, उसका जो तापमान है उसमें ना ही एक्सचेंज नहीं होती है, ना ही डिक्रीज होती है और ना ही इंक्रीजमेंट होती है। ठोस वैसे मुख्यतः रूप से तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में अगर बोले तो ठोस पांच प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। प्लाज्मा अवस्था, अब ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यह पदार्थ की चौथी अवस्था है और प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। प्लाज्मा अवस्था एक आणविक अवस्था है। प्लाज्मा प्रायः विसरण नलिका, नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में पाए जाते हैं। ये यहाँ से VVI क्वेश्चन है, सूर्य और तारे की ऊष्मा चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है, तो यह बात को बिल्कुल नहीं भूलनी है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, जो कि 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस नाम का एक इंसान हुआ करता 1920 में अवस्था की कुछ गणनाएं की थी। इसी के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की।
इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कार्नेल डिमेंट्रन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब बात आती है पदार्थ की सामान्य गुण, मतलब कि जनरल प्रोपेशन ऑफ मैटर। दाब यानी कि प्रेशर। यदि किसी सतह के स्रोत पर सबसे लंबवत कोई बल लग रहा है तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। मतलब यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लगता है। इसका फॉर्मूला एक होती है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, मतलब कि प्रेशर बराबर होती है फोर्स बटा एरिया होती है। अब उसके बारे में हम थोड़ी सी और जानते हैं। कहता है कि पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती है, अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्य बल दाब होता है। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये होती है कि अगर एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया हम लोग बढ़ाएंगे तो दाब हमारे पास घटेगा, और अगर हम लोग दाब को बढ़ाएंगे, दाब को अगर बढ़ाएंगे मतलब अगर एरिया घटेगी तो दाब हमारे पास बढ़ जाएगा, और अगर एरिया अगर बढ़ेगा तो दाब हमारे पास घट जाएगा। तो ये कुछ फार्मूला ये इन्होंने देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि प्रनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब कहलाता है। दाब बराबर होती है फोर्स बटा एरिया होती है। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रा पास्कल होती है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो आपको कहेगा कि दाब का एसआई मात्रा क्या होती है? तो दाब का एसआई मात्रा होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है या पास्कल होती है, जिसका दाब की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू बटा एल टू इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू होती है। बात करते हैं बार तथा मिली बार। ऋतु विमान में वायुमंडल के दाब को प्रायः बार अथवा मिली बार में प्रदर्शित करते हैं। एक बार बराबर होती है 10⁵ पास्कल, मतलब कि 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। और एक मिली बराबर होती है 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि 10⁻² पास्कल। दाब दाब जो है वो एक अदिश राशि है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है और अंदर वाला का प्रेशर है, उन दोनों का अलग अलग डिफरेंस होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रवों का दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ठोस का दाब कहते हैं। मतलब एक प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, मतलब कि एक इकाई एरिया पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, चूंकि द्रव्य के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करती है, अतः किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब भी सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। द्रव्य के अंदर किसी बिंदु पर द्रव्य दाब की गणना सूत्र दाब बराबर होती है पी रो जी एच प्लस में वायुमंडलीय दाब होती है, जहाँ एच बराबर होती है उसकी गहराई होती है। देखिए दोस्त, गहराई और ऊंचाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपको गहराई कोई कहती है तो आप नीचे रुक के देखोगे, लेकिन वही जब आपको कोई ऊंचाई देखने के लिए बोलता है तब वो ऊपर रुक के देखते हो। जहाँ एच आपका क्या है, गहराई है, और डेंसिटी है जो डी है मतलब रो है, और गुरुत्वीय त्वरण जो है किसको कहते हैं हम लोग जी कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि द्रव का दाब द्रव के घनत्व, सतह के गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, परंतु द्रव का दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है उसकी आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव का कुल दाब होगा वायुमंडलीय दाब प्लस में रो जी एच होगा। मतलब तरल के पदार्थ में जिनमें वहनीयता का गुण होता है, बर्तन का आकार धारण करने की क्षमता रखते हैं, इस तरह द्रव मतलब लिक्विड को गैस कहते हैं।
द्रव दाब के नियम। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द्रव का दाब भी बढ़ता है। आप देख सकते हैं जैसा ये आपकी कुछ बोतल्स हैं और बोतल्स में जिस तरह से द्रव का जो गहराई है, बोतल्स की गहराई है वो जैसे जैसे गहराई में है वैसे वैसे उसकी प्रेशर जो है वो बढ़ रही है। सबसे लास्ट वाला क्या आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट जेटी है जिसका आप देख सकते हैं इसका जो फोर्स है, प्रेशर है, हाई प्रेशर है। और आप ऊपर वाले के देख सकते हो जैसे कि ये आपका है बिगेस्ट जेटी, मतलब कि लो प्रेशर है। तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे पानी के प्रेशर गहराई में आप करते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ती है। एक एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों चारों ओर समान होती है। एक ही तल पर अगर छेद करते हैं, मतलब एक ही तल पर गहराई जो है वो समान रहती है। किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव पात्र में द्रव सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, न कि नली के आकार पर। नली के आकार कैसा भी रहे उस पर डिपेंड नहीं करता है उसकी प्रेशर, बल्कि वो गहराई पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर यूँ कह लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ यहाँ आपकी जो है वो गहराई है, तो कह सकते हैं कि उसका समान सिर्फ गहराई होगा, मतलब ए बी और सी दोनों तीनों बराबर होगा, बल्कि उसका नली का आकार कैसा भी हो। समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब अधिक होगा। अब आते हैं हमारे पास्कल्स लॉ। यदि गुरुत्वीय प्रभाव के शून्य माना जाए तो संतुल्य की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। मतलब कह रहे हैं गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए, गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो जो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होती है। गुरुत्व बल को अप्रभावी मानने पर गहराई के समान द्रव दाब बढ़ता जाता है, परंतु समान गहराई पर द्रव दाब तब भी समान रहता है। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में विपरीत कर दी जाती है। बर्तन का आकार द्रव दाब को प्रभावित नहीं करती है। पास्कल्स के नियम के आधार पर कई द्रव चालित यंत्र बनाने गए हैं। पास्कल्स लॉ के आधार पर, मतलब किसी के आधार पर हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक बनाई गई है। ये मशीन पास्कल्स के दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करती है। एक तो करती है द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं, अर्थात दाब देकर उनके आयतन को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। दूसरा चीज, किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। अब उसी के आधार पर आती है दाब पर आधारित उदाहरण। कुंद भोथरा चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई होती है। भोथरा चाकू से जब आप काटेगा तो आपको कठिनाई होगी, क्यों? क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। तो क्षेत्रफल अगर ज़्यादा रहेगा तो आप देखिए कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ा हुआ होती है। चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई अनुभव होती है, क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। तो कह रहा है क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा किसी चाकू के किसी वस्तु को काटने में कठिनाई अनुभव होता है, क्योंकि धार कम होने पर धार उसका कम होने पर जो दाब है वो अधिक लगाना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कि चाकू का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए दाब क्या होगा?
चाकू का जो धार है वो कम है, इसलिए दाब उसका कम नहीं, उसका चाकू का धार जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। आगे देख लीजिए, भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों के टायर दो चौड़े बनाए जाते हैं। वायुयान में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाती है। उच्च उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, अतः इनके शरीर के अधिक रक्तदाब के कारण उनके नाक आदि से खून के बाहर आने की संभावना रहती है। अब जो आते हैं वो होते हैं गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि हो जाती है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। करा के गर्म करने पर पदार्थ के आयतन में वृद्धि हो जाती है, मतलब कोई ऐसा चीज जिसको गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा कौन है, तो ऐसा घी है, डालडा। तो दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाती है। लेकिन परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर उसके आयतन कमी हो जाती है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी तो दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम हो जाती है। तो ऐसे चीज़ों का क्या होता है, तो आपको कि जो परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में कमी होता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है। ढलवा लोहा, बिस्मार्क और बर्फ। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघल कर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का गलनांक कम हो जाती है। दाब बढ़ाने पर सभी द्रव्यों का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब आता हमारे पास प्लवन। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। प्लवन वस्तु के भार व द्रव्य के उৎक्षेप पर निर्भर करता है। जल के उৎक्षेप पर का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं कि कोई भी वस्तु को जब आप पानी में डुबाते हो तो एक तो वस्तु का भार लगती है, और पानी में जब डुबाते हो तो वो वस्तु हल्की हो जाती है, तब नीचे से उत्प्लावन बल लगती है, जिसको उৎक्षेप बल, प्रणोद बल कहते हैं। भार बल तथा उৎक्षेप प्रणोद एक दूसरे के विपरीत होता है। उत्प्लावनता का केंद्रीय विस्थापित द्रव्य के आयतन केंद्रक के समानुपाती होता है, मतलब कि प्रोपोर्शनल होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहती है कि जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु का विस्थापित द्रव्य के आयतन के बराबर होती है। आगे कहते हैं कि कार्य करता है जिसे उत्प्लावन या उৎक्षेप बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। जैसे लोहा की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती रहती है। जहाजों में गति की वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। उत्प्लावन बल बराबर होती है भार में आभासी कमी, मतलब कि हटाए गए द्रव्य का भार होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है अपेक्षित घनत्व की सहायता से। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। पानी का घनत्व 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होती है। मैनोमीटर सरल वायु दाब मापी, 14 वायु दाब मापी, निर्धारता वायु दाब मापी, उच्च मापी या तुंगतामापी, ये सभी यंत्र द्रव्य दाब व आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। मैनोमीटर गैस का दाब मापने में प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हमारे पास घनत्व। किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होती है, मतलब कि घनत्व बराबर क्या होती है, द्रव्यमान बटा आयतन होती है। घनत्व बराबर क्या होती है, द्रव्यमान बटा आयतन।
और आपका घनत्व का एसआई मात्रक होती है केजी प्रति मीटर क्यूब होती है, मतलब कि केजी मीटर माइनस 3। घनत्व की विमा होती है ml-3 होती है। अब इन सब में घनत्व किसका कम है और किसका ज़्यादा है? तो जो तैरेगा, जिसमें डूबेगा, उसका घनत्व कम होता है, और जिसमें तैरेगा और जो डूबेगा वो घनत्व अधिक होगा। जैसे कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। मक्खी का घनत्व कम होता है दूध की अपेक्षा। बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा। लाइफ जैकेट का सिद्धांत यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। अपेक्षित घनत्व मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी। जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका अपेक्षित घनत्व कहते हैं। मतलब जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उनका अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व बराबर होती है पदार्थ का घनत्व बटा होती है पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्रक और विमा विहीन राशि है, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात मात्र होती है। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। दूध मापी मतलब कि लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, जिसे दूध का घनत्व माप कर उसकी शुद्धता का पता लगाते हैं। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पानी का तल पहले ही समान होगा। बैरोमीटर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना मतलब कि आंधी तूफान की संभावना। पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना मतलब कि वर्षा होने की संभावना। पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना मतलब दिन साफ रहने की संभावना। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अब हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आती है जिसको हम लोग कहते हैं सहसंबंधक तथा असमंजक बल। समंजक बल क्या होती है? समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को समंजक बल कहते हैं, और असमंजक बल असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असमंजक बल कहते हैं। मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना असमंजक बल है। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना असमंजक बल है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है। पारे का असमंजक बल मजबूत होता है। आगे हमारा होता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है N/m मतलब कि kg मीटर S-1। अब जो आता है कि पृष्ठ तनाव का विमीय ये सूत्र ये आप देख लेना थोड़ा सा। पृष्ठ तनाव सबसे ज़्यादा होती है किसकी होती है? शहद की, फिर होती है पानी की, फिर होती है केरोसिन की। तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाती है। पृष्ठ तनाव के उदाहरण वर्षा की बूंद या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र वर्षा की बूंद या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपकने लगते हैं। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहता है,
परंतु परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसमें लार्वा पानी में डूबकर मर जाती है। गर्म खाना यह सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है, और पृष्ठ तनाव कम होती है तब वो ज़्यादा फैलती है। जब जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है तब वो स्वादिष्ट दिखता है। जार में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः उबे मैल में गहराई तक चलने जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है। आगे गैसिक तत्व के बारे में हम जानते हैं। अब हमारे पास आते हैं कहते हैं कि हमारे पास आती है गैसिक तत्व। किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना गैसिक तत्व कहलाता है। अभी आती है क्या कहती है, देखिए जैसे कि केस नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाला एक खोखली नली है। माना कि डी घनत्व और आर केस नली की त्रिज्या है, टी पृष्ठीय तनाव है और थीटा स्पर्श कोण है, और एच द्रव का चढ़ाना या उतरना, और जी गुरुत्वाकर्षण है। तो एच बराबर होता है डू टी कॉस थीटा बटा आर टी जी होता है। समानता जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली के ऊपर चढ़ता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे उतर जाता है। केस नली में द्रव के चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव ही होता है। नली की त्रिज्या कम होने पर जहान की ऊंचाई का मान बढ़ता है तथा अधिक होने पर घटता है। गैसिक तत्व के उदाहरण जैसे ये देखिए, ये आपका पानी है और पानी में ये कुछ इस तरह से, और पानी डालते हैं कोई टब में और उसमें पतला सा नली है। अब लालटेन या लैंप की पतली में बत्ती में तेल का चढ़ना, अब उसमें कोई मोटर तो नहीं लगा हुआ होता है, लेकिन वो ऊपर रुक के चढ़ता है। किस वजह से चढ़ता है, तो वो चढ़ता है किस वजह से, तो आप कहो कि वो चढ़ता है आपका गैसिक तत्व के कारण चलता है। थीन पेपर पर स्याही डालने से स्याही का फैलना, पेड़ पौधे की शाखाओं में खनिज लवणों का संचरण। वर्षा के पश्चात किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाती है और पानी नीचे से ऊपर नहीं जा पाता, जिससे नमी बनी रहती है। पानी का नभचंद्रक अवतल लेंस तथा पारे का उत्तल लेंस के तरह व्यवहार करता है। पानी जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो पानी, और उसके बाद है पानी के बाद पारा है। तो ये देखिए, पानी का चंद्रक अवतल लेंस होता है और पारे का उत्तल लेंस होता है। पानी जो होता है वो कैसा होता है, तो पानी ऐसा होता है, तो इसको आप ऐसे जोड़ देगा तो ये अवतल हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि पानी का जो होती है वो अवतल होती है, और पारे का जो होती है वो ऐसे होती है, तो इसको ऐसे जोड़ दिया तो हो जाएगा क्या। अब हमारे पास आती है विस्कोसिटी, मतलब कि श्यानता। श्यानता क्या होती है, तरल के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं, तथा यह गुण श्यानता कहलाती है। श्यानता तरल के गाढ़ापन को दर्शाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं शहद कितना गाढ़ा है,
और तेल है जो कुछ इस तरह से है। जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होता है उसे हिलाने में उतना ही अधिक बल लगता है। यह श्यानता का काम है। सबसे ज़्यादा श्यानता जो होती है वो किस में होती है? शहद में, उसके बाद पानी में, उसके बाद केरोसिन में, उसके बाद पेट्रोल में। श्यानता तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण है, अतः ठोस की श्यानता शून्य होती है। पानी पानी में चलना कठिन होता है जमीन या वायु की अपेक्षा, क्योंकि पानी की श्यानता अधिक होता है। बादल में कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे की पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से घटती है, जबकि गैस की श्यानता ताप के बढ़ने से घटती है। वह तरल जिनके लिए संपीड्यता तथा श्यानता दोनों ही शून्य होते हैं आदर्श द्रव कहलाता है, परंतु आकृति में ऐसा तरल संभव नहीं है। श्यानता गुण यानी कि कोइफेक्टिव ऑफ विस्कोसिटी। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुण के द्वारा मापा जाता है, जो निम्न सूत्र से स्पष्ट होता है। आप यहाँ देख लीजिए ये क्या होता है। तरलता व श्यानता में संबंध। तरलता क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरलता जो होती है, श्यानता का गुण तरल मतलब होती है द्रव और गैस होती है, जैसे समंजक बल के कारण ही उत्पन्न होती है। आप देख लीजिए दोनों एक दूसरे के व्यतिकरमानुपाती होते हैं। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी उतनी तरलता उतनी ज़्यादा होती है। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ती है। स्टोक का नियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि स्टोक का नियम श्यानता से रिलेटेड है। द्रव की श्यानता मापने में स्टोक के नियम का उपयोग करते हैं। बर्नौली का सिद्धांत। इसके अनुसार जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उनके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा दोनों सिरों पर नियत रहती है। इस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ाने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण से सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग वेंचुरी मीटर। बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। कनित्र यह भी बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से बूंदों का फुहारा किया जाता है। इसका उपयोग चित्रकारी, रंगाई, इत्र छीड़कनों तथा नाक कान के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। फिल्टर पंप भी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली के उदाहरण: तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाता है। बर्नौली के सिद्धांत: कमानीदार तुला के बीच गमछा हिलाने से गतिज ऊर्जा बढ़ता है, उसके कारण दबाव बढ़ता है। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से जाती है तो लोगों को दूर हटने का सलाह दी जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दबाव घट जाती है। गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि जहाँ जल गहरा होगा वहाँ द्रव का क्षैतिज दाब अधिक होगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहाँ जल का वेग कम होगा वहाँ जल शांत होगा। गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि जहाँ जल गहरा होगा वहाँ द्रव का क्षैतिज दाब अधिक होगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहाँ जल का वेग कम होगा वहाँ जल का शांत होगा। अविरलता का सिद्धांत: यह कोई असंपीड्य या अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में बह रहा हो तथा उनका प्रवाह धारा रेखीय हो
तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल समान रहता है। इसे ही अविरलता का सिद्धांत कहते हैं। क्रांतिक वेग, अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग के समय होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय में प्रवाह में होता है, अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी उसी बिंदु से गुजरती है जिससे उसके पहले वाला कण गुजरता है, तो वो निश्चित वेग के क्रांतिक वेग कहलाते हैं। यदि द्रव का वेग क्रांति वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। विक्षुब्ध प्रवाह के कारण द्रव टेढ़ा मेढ़ा या भंबरदार उत्पन्न होता है। जब द्रव के बहने का वेग क्रांति वेग से कम होता है तो उसका बहना मुक्तता से अंतः पर निर्भर करता है, और यदि द्रव के बहने का वेग क्रांति वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः उनके घनत्व पर निर्भर। सीमांत वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी किसी श्यान मतलब घनत्व वाला में, द्रव मतलब कि अधिक श्यानता वाला में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है। प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है किंतु कुछ समय के बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियम को कहते हैं सीमांता वेग। मतलब कि जब पैराशूट से करते हैं तो शुरू शुरू वो तेज गति में आता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो समान हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग सीमांत वेग। पैराशूट की सहायता से नीचे उतरना सैनिक सीमांत वेग से पृथ्वी पर उतरता है। सुघटन, बिना भंजक के पदार्थ को विपरीत होने की योग्यता सुघटपन बदलाती है। प्लास्टिक प्रत्यास्था, एगो प्लास्टिटी होती है, वो इलास्टिक होती है। अब इलास्टिक क्या होती है और प्लास्टिक क्या होती है? इलास्टिक होती है जिसको आप जब खींचते हो तो फिर वापस वो अपने शेप में चला जाता है, और प्लास्टिक का मतलब होता है कि जितना उसको स्ट्रेच करते हो उतने पर ऊपर आ जाता है। जैसे मिट्टी को आप जितना लम्हारोगे उतने पे ऊपर आ जाएगा, लेकिन रबड़ को जब आप जितना लम्हारोगे उतना पे नहीं रहेगा, वो वापस अपने शेप में चला जाएगा। जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है तो उसके आकार में परिवर्तित होकर, और जब हटा लिया जाता है तो वह वस्तु पुनः उसी आकार में आ जाता है। यह गुण प्रत्यास्था मतलब कि इलास्टिक कहलाती है। रबड़, स्प्रिंग, क्वार्टज, यदि वस्तु पर विरूपण बल लगाने के बाद हटा ली जाए और वस्तु वे अवस्था में वापस आ जाती है तो वो इलास्टिक कहलाती है। विकृति, अब विकृति बराबर होती है परिवर्तन लंबाई बटा मूल लंबाई, मतलब कि परिवर्तित लंबाई तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति मात्राहीन विमाहीन राशि है। लंबाई में परिवर्तन के अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन में परिवर्तन के आयतन विकृति तथा आकृति में परिवर्तन के कारण विकृति कहते हैं। प्रतिबल, बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्र में लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का सही मात्रक होता है n बटा एम स्क्वायर इक्वल टू mn-2। प्रतिबल की विमा, हुक का नियम, प्रतिबल की आकृति समानुपाती, प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल इक्वल टू ई विकृति, जहाँ ई बराबर इतना होती है। तो आप इसको देख लीजिएगा, प्रत्यास्था गुणांक यंग प्रत्यास्था गुणांक अनंत, तो इसको देख लीजिएगा और यहाँ पे हमारे चैप्टर समाप्त हो जाते हैं। और इसका नोट्स मैंने तैयार किया है बहुत ही अच्छे से। ये हमारे द्वारा तैयार किया गया नोट है। प्रेस दाब जो होती है वो क्या होती है, तो किसी वस्तु की यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो कहा जाता है कि वो सतह, ये देखिए प्रेशर बराबर होती है फोर्स बटे एरिया होती है। जब आप एरिया को घटाते हो तो प्रेशर आपकी बढ़ती है, और जब आप एरिया को बढ़ाते हो तो प्रेशर आपकी घटती है। प्रेशर को जब बढ़ाते हो तो फोर्स बढ़ती है, मतलब दाब बढ़ती है, और दाब बढ़ती है तो वो प्रेशर भी बढ़ती है। इस तरह से मैंने पदार्थ का सामान्य गुण जनरल प्रोपोर्शन टू ऑफ मैटर, ये देखिए ये आपके सत्यनारायण बोस है जो कि 1920 में खोजा था। ठोस द्रव गैस के अलावा भी होता है प्लाज्मा अवस्था, पहुंचने वाला तापमान होती है, और जैसे कि आप देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। और ये जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, द्रव पदार्थ होती है वो द्रव हो अनुभव हम कर सकते हैं। तो ये तीनों अवस्था ही कुछ इस तरह से
उसके बाद हमारे पास है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब कि बैरोमीटर का पाठ्यांक डायरेक्ट एकाएक नीचे गिरना मतलब आंधी तूफान होना, और धीरे धीरे गिरना मतलब वर्षा होना, और धीरे धीरे ऊपर जाना मतलब धीरे धीरे साफ हो जाना, ये होती है। और घनत्व का मतलब आपको पता है, घनत्व मतलब घनत्व बराबर होते हैं एम द्रव्यमान बटा आयतन होती है। और ये आपको पता है कि जब ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जब जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर बराबर होती है। और ये देखिए ये घी है, ये घी के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी वस्तु वैसी वस्तु जिसका जो कि गर्म करने पर उसका आयतन में क्या हो जाती है, तो गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, तो उसका गलनांक क्वथनांक बराबर होती है। गर्म करने पर जिन वस्तुओं का आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ती है, लेकिन गर्म करने पर उसकी आयतन में वृद्धि ना होकर करके कमी हो जाती है। जैसे कि जैसे कि दाब बढ़ने पर उसका आयतन में वृद्धि हो जाती है, तो आयतन में वृद्धि ना होने की आयतन में वो कमी हो जाती है। जैसे बर्फ को आप गर्म करोगे तो वो कम हो जाएगा, तो ऐसे में उसका क्या हो जाती है, ऐसे में उसको क्या हो जाती है, गर्म करने पर उसका आयतन में वृद्धि ना होकर के वो कमी हो जाती है, तो ऐसे में दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी घटती है। और हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में आप अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो आपको पता है, द्रव के भीतर किसी किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करती है, ये आपको पता है। और फिर दाब बराबर होती है रो जी एच प्लस में का वायुमंडलीय दाब होते हैं, पी का ऐसा मतलब कि एन एम एस। तो बर्नौली का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा ही दिया। स्टोक का नियम, ये तो आपका श्यानता के नियम पर निर्भर करती है। उसका आपका श्यानता हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो किस पे निर्भर करती है, कमेंट करके बता। और उसके बाद हमारे आता है केसिक तत्व का नियम, और उसके बाद आता है पृष्ठ तनाव, मतलब कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की चेष्टा करता है। और जैसा कि मैंने ये आपको कॉपी पे लिखा, मतलब सर के द्वारा पढ़ाई गई बातें वो भी मैंने आपको लिए ऐड कर दिया, तो नोट्स भी मैंने तैयार कर दिया आपके लिए, और मैंने बुक तो आपके लिए तैयार कर ही दिया था, बुक को तो मैंने लोड ही कर लिया था पहले। आर्किमिडीज वाला मैंने आपको बता ही दिया, और उसके बाद घनत्व वाला बता ही दिया, अपेक्षिक वाला बता ही दिया था। और क्या बचा, और पृष्ठीय तनाव वाला मैंने आपको बता ही दिया था, केसिक तत्व वाला मैंने आपको बता ही दिया था, और तो कुछ नहीं बचा। एक जो हमारे पास बचा था वो ये बचा था कि पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र जो होता है वो हाइड्रोलिक वाला होती है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, इसका सभी का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए इसको डाउनलोड करिए और देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।